Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance, and this is about a summary lecture of risk management of business finance decision CFAP 4. BFD के अंदर रिस्क मैनेजमेंट या जिसको आमतौर पर फॉरेक्स कहा जाता है एक तकरीबन 20 to 25% का एरिया है। हमारी आज की वीडियो इस पूरे एरिया की समरी के बारे में है कि इस पूरे एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और चूंकि अब वो टाइम आ गया है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो इस एरिया को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, इसकी वो छोटी सी समरी यहाँ पर जो है वो इंक्लूडेड है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके पास फर्दर दो मजीद चीज़ें हैं। एक है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, और एक है हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये दो एरियाज हैं जो नॉर्मली आके आप यहाँ पे जो है वो पूछता है। इसको हम नॉर्मली फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो कौन से 5 की एरियाज हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है एक्सचेंज रेट्स की अंडरस्टैंडिंग। एक्सचेंज रेट्स में आपको 3-4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि डायरेक्ट कोट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट, ये क्या है, और यहां पे आपने समझना है कि बाइंग रेट वर्सेस सेलिंग रेट क्या है। सो नॉर्मली डायरेक्ट कोट हमारे पास एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसके अंदर जो डेफिनेशन है, जिस तरह से वो डिफाइन हुआ हुआ है, वो फॉरेन करेंसी में डिफाइन हुआ हुआ है। अगर फॉरेन करेंसी नॉर्मली आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही है, इसका मतलब वो एक डायरेक्ट कोट है, और अगर न्यूमरेटर में नजर आ रही है मतलब वो एक इनडायरेक्ट कोट है। फॉरेन करेंसी के टर्म्स में रेट का डिफाइन होना डायरेक्ट कोट कहलाता है, और लोकल करेंसी के टर्म्स में रेट का डिफाइन होना इनडायरेक्ट कोट कहलाता है। अगर आप इनडायरेक्ट कोट में अनकंफर्टेबल हैं तो आप 1 से डिवाइड कर दें इनडायरेक्ट कोट को, आपके पास डायरेक्ट कोट की सिचुएशन आ जाएगी। सो सिंपल इज दैट 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोट गिव्स यू डायरेक्ट कोट। फिर उसके बाद बाइंग रेट और सेलिंग रेट का सिनेरियो है। बाइंग रेट और सेलिंग रेट के अंदर हमेशा आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो डीलर का पर्सपेक्टिव होता है। अगर डीलर बाय कर रहा है और आप सेल कर रहे हैं तो ये बाइंग रेट कहलाएगा, और अगर डीलर सेल कर रहा है जबकि आप बाय कर रहे हैं तो ये सेलिंग रेट कहलाएगा। डायरेक्ट कोट के केस में अमूमन आप देखेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा वो आपको सेलिंग रेट के तौर पे नजर आएगा, और जो छोटा नंबर होगा वो बाइंग रेट के तौर पे नजर आएगा। इनडायरेक्ट कोट के केस में ये बिल्कुल इनवर्स यानी कि वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाती है। जो दूसरी चीज आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं एक्सचेंज रेट के बाद, वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आज आप अपनी फॉरेन करेंसी को या तो बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, और अपने रिस्क को इस तरीके से हेज कर लेते हैं कि जब ट्रांजैक्शन का दिन आता है आप अपनी करेंसी को या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे एट अ प्री अग्रीड रेट। यहां पर एक प्री अग्रीड रेट होता है जिस रेट के ऊपर आया आप करेंसी को बाय कर लेते हैं या फिर आप सेल कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डेफिनेशन हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आ जाती है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास एक चीज इसके अंदर होती है मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज के अंदर क्या हो रहा होता है सर? मनी मार्केट हेज के अंदर हम मनी मार्केट के अंदर डिपॉजिट्स और लोन्स को इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमारी फॉरेन करेंसी का रिस्क जो है वो हेज हो जाए। इसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी का एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये पूरा मॉडल बिल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पर भी मनी मार्केट हेज के अंदर भी हमारे पास दोनों केसेस हैं। एक है हमारे पास केस पेमेंट का और दूसरा केस है हमारे पास रिसीट का। अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट के अंदर हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होती है? हम बोरो करते हैं लोकल करेंसी में और डिपॉजिट करते हैं फॉरेन करेंसी में, ताकि जिस वक्त ये फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट मैच्योर हो जाए तो उस वक्त हम इसको उठा करके अपनी पेमेंट के तौर पे पे कर दें। एट द सेम टाइम जब रिसीट का सिनेरियो होता है तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, यानी कि हम डिपॉजिट करते हैं लोकल करेंसी में जबकि बोरो करते हैं फॉरेन करेंसी में। आप फॉरेन करेंसी में अपनी करेंसी को आज बोरो करके अपने डिपॉजिट को आज टेक्निकली रियलाइज कर लेते हैं, कल को जब आपके पास वो फॉरेन करेंसी आती है आप इस लोन को पे ऑफ कर देते हैं क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी में बोरो किया हुआ होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत इजी, और ये आपके पास मनी मार्केट हेज की सिचुएशन भी बहुत सिंपल और आसान आती है। थोड़ा सा आपका रिस्क मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है जब आप मूव करते हैं टुवर्ड्स फ्यूचर्स।
फ्यूचर्स के अंदर बड़ी ही सिंपल बात है, फ्यूचर्स एक तरीके से आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहां पर बात ये होती है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, यानी कि किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड से मतलब ये है कि यहां पर आपके फिर स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है और आपकी स्टैंडर्ड डेट वगैरह होती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी वगैरह, जहां पर आके आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाता है। हम फ्यूचर्स के अंदर किस तरह से काम करते हैं, देखें फ्यूचर्स के अंदर हमेशा दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। एक तरफ हम फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं, इट कुड बी आइदर और बाय और सेल, और यहां पर हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यानी या तो अगर फॉरेन करेंसी मुझे पे करनी है, आज मैं बाय कर लूंगा, बाद में सेल कर दूंगा, और अगर आज मिसाल के तौर पे मुझे फॉरेन करेंसी मिलनी है, रिसीव होनी है, तो मैं आज उसको मार्केट में सेल कर दूंगा अपना रेट सिक्योर करने के लिए, और बाद में उसे बाय करके क्लोज कर दूंगा। एक्चुअल ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट में होती है, लेकिन जो मेरी फॉरेन करेंसी के रिस्क को हेज करना है वो मैं फ्यूचर्स काउंटर पे कर लेता हूं। दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे यहां पे काम आती है सर। एक स्ट्रैटेजी होती है बाय नाउ एंड सेल लेटर, और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है हमारे पास सेल नाउ बाय लेटर, ठीक है। पेमेंट्स और रिसीट्स के हिसाब से जहां पर आपका रिस्क हेज हो रहा होता है, आप उस तरीके के ऑप्शन को ऑप्ट करके, यानी तरीके को ऑप्ट करके, स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करके आप अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे जो है वो डील करते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में यहां पे आप गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे, और ये गेन लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपकी स्पॉट मार्केट में होगी। ये आपके पास स्पॉट मार्केट में होगी, ठीक है। चलें जी, इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उसको इटसेल्फ कहते ही ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस हमारे पास अगेन दो तरह के, एक हमारे पास होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा हमारे पास होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मुझे करेंसी बाय करनी है और मुझे डर लग रहा है कि इसका रेट इंक्रीज कर जाएगा, मेरे लिए रेलेवेंट हो जाएगा कॉल ऑप्शन, वहां पे मैं अपनी करेंसी को आज फॉरेन करेंसी को बाय करके उस रेट को लॉक कर दूंगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे फॉरेन करेंसी सेल करनी है तो सेल करने के केस में मैं पुट ऑप्शन के केस में जाऊंगा और पुट ऑप्शन पे अपने एक रेट को लॉक कर लूंगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज आपने बड़ी गौर से देखनी है कि आपका ऑप्शंस जो है वो डिफाइन किस तरीके से हुए हैं। अगर इफ दीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, लोकल करेंसी में डिफाइंड है, तो फिर यह कहलाता है रिवर्स ऑप्शन। रिवर्स ऑप्शन की मिसाल कैसे, यानी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मुझे जापानीज येन पे करने हैं या चाइनीज युआन पे करने हैं, डॉलर्स पे करने हैं, लेकिन मेरा जो ऑप्शन डिफाइन हुआ हुआ है वो पीकेआर ट्रेडेड हुआ हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए और लोकल करेंसी देनी है, बेचनी है, सेल करनी है। तो अगर मैं लोकल करेंसी वहां पर सेल करने जाता हूं, दैट वुड रिक्वायर अ पुट ऑप्शन टू बी इन दैट प्लेस। आप कहेंगे सर पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स के केस में मैं पुट ऑप्शन पे क्यों जाऊं, नॉर्मली तो मैं कॉल ऑप्शन के केस में जाता हूं, लेकिन चूंकि ये डिफाइन रिवर्स तरीके से हुआ है तो आप पुट ऑप्शन के सिनेरियो में यहां पर जाएंगे, ठीक है। ये करेंसी ऑप्शंस होते हैं जो हमें इस चीज को समझने में ऑल टुगेदर हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी सिचुएशन हमारे पास आती है करेंसी स्वैप की, ठीक है। करेंसी स्वैप के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने अपने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं और मेरे बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट में है, फॉरेन करेंसी में, उनके ऊपर मुझे फॉरेन करेंसी के ऊपर पेमेंट करनी है। मैं किसी बैंक से कांटेक्ट करूंगा और बैंक से कांटेक्ट करके कहूंगा कि यार मुझे इसको एक्सचेंज कराना है अपनी लोकल करेंसी में, मिसाल के तौर पे इसको स्वैप कराना है अपनी लोकल करेंसी में। तो बैंक बिल्कुल मुझे इसको स्वैप करने देगा कि मैं अपनी लोकल करेंसी में कर लूं, लेकिन यहां पे मेरा एक एक्सचेंज रेट होगा जो प्रिंसिपल के लिए अग्री हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे एक लोन का अमाउंट है $100 मिलियन का, मैंने आज उस लोन को पीकेआर में कन्वर्ट करा लिया, यानी कि स्वैप करा लिया और एक रेट डिसाइड कर लिया मिसाल के तौर पे 200 का। तो 100 मिलियन के ऊपर उसका इक्विवेलेंट 200 से आप मल्टीप्लाई करें, जो मेरा पीकेआर में लोन अमाउंट बन रहा होगा वो आज लोन टेक्निकली मुझे मिल जाएगा और मैं डॉलर सामने वाली पार्टी को पे कर दूंगा या दे दूंगा। इवेंचुअली जब ये लोन का पीरियड खत्म होगा हम अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटीज को ऑनर करते रहेंगे। जब ये लोन का पीरियड खत्म होगा तो फिर ये प्रिंसिपल दोबारा से एक्सचेंज हो जाएगा और दोबारा से पार्टीज एक दूसरे के साथ अमाउंट्स को स्वैप करके उसको रीपे कर देंगे, ठीक है।
तो ये 4-5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कवर होते हैं, और अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप कवर कर लें तो आपका जो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया है वो खासा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपके उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। छोटा सा ओवरव्यू अगर दूं तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के एक प्री एग्रीड रेट के ऊपर हम इसके ऊपर डन कर लेते हैं सिचुएशन को, जिस दिन डे आता है उस दिन ऑनर हो जाती है वो ट्रांजैक्शन। मनी मार्केट हेज के अंदर हम लोन्स और डिपॉजिट्स को इस तरीके से घुमाते हैं कि हम अपनी करेंसी रिस्क को मैनेज कर लें। दो स्ट्रैटेजीज होती हैं हमारे पास, लोकल करेंसी में बोरो करें, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करें, या फॉरेन करेंसी में बोरो करें और लोकल करेंसी में डिपॉजिट करें। एट द सेम टाइम तीसरा तरीका हमारे पास फ्यूचर्स का होता है। ये दिखता तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। स्टैंडर्ड टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज, डेट ऑफ मैच्योरिटी सब कुछ वेल डिफाइंड होता है। यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज होती हैं मेरे पास, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर। मेरी पोजीशन ओपन होती है और मैच्योरिटी से पहले क्लोज हो जाती है या मैच्योरिटी वाले दिन क्लोज हो जाती है। गेन लॉस यहाँ से बनता है आपका फ्यूचर से, फिर एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप स्पॉट मार्केट में करते हैं। चौथा इंस्ट्रूमेंट आपके पास ऑप्शंस के केस का है। ऑप्शंस के अंदर अगेन आपके पास 2-3 तरीके के ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। और अगर ये रिवर्स तरीके से डिफाइन हुआ है तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा एलिमेंट हो जाता है। पेमेंट्स के केस में नॉर्मली हम कॉल ऑप्शन पर जाते हैं, वो हमें एक मैक्सिमम रेट कैप कर देते हैं। पुट ऑप्शन के केस में अमूमन रिसीट्स के केस में अमूमन हम पुट ऑप्शन पे जाते हैं, वो हमें एक मिनिमम रेट जो है वो अग्री करा के दे देते हैं कि यार इतना मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मिल रहा हो मार्केट में एक्सरसाइज कर लें, अदरवाइज यहाँ पे एक्सरसाइज कर लें। स्वैप के केस में ये होता है कि मैं अपनी फॉरेन करेंसी के लोन को लोकल करेंसी के लोन के साथ स्वैप कर लेता हूँ, इंटरेस्ट पे करता रहता हूँ जितना मेरे इस पर ड्यू बनता है, और फिर इवेंचुअली दोबारा से री एक्सचेंज करके इसको मुकम्मल कर लिया जाता है। एक और चीज़ है जो फ्लक्चुएट करती है और वो है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, और जिस तरह हमारे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमारे पास आता है FRA, विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर भी अगेन बिल्कुल इसी तरीके से हम एक फ्यूचर रेट के ऊपर अग्री कर लेते हैं और ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए बाइंडिंग होती है। इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट की तरफ हैं तो आप इसको सेल कर देंगे, और अगर आप बोरोअर की तरफ हैं तो आप FRA को बाय कर लेंगे। ठीक है, ये एक बैंक के साथ किया जाता है, निगोशिएटेड रेट्स पर होता है, किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता। एक बैंक के साथ नॉर्मल निगोशिएशन के तौर पे आप एक रेट अग्री कर लेते हैं कि भाई मुझे आज से 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद ये लोन लेना होगा या ये डिपॉजिट देना होगा, उस पर आप क्या रेट कोट कर रहे हैं, वो रेट आज लॉक हो जाता है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप अपनी एक्चुअल बैंक के साथ करते हैं, FRA के बैंक के साथ रिस्क को हेज करके गेन या लॉस की सेटलमेंट कर ली जाती है। जो भी गेन या लॉस FRA पे बन रहा है यहाँ सेटल हो जाता है। डिपॉजिट या बोरिंग में अपने एक्चुअल बैंक के साथ करता हूँ, जिसके साथ मैं नॉर्मली अपनी डीलिंग्स जो है वो कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। FRA के बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये अमूमन 3 महीने के होते हैं, तभी इन्हें शॉर्ट टर्म कहा जाता है। नॉर्मली दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, और इनकी भी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सर इसके अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल इसके अंदर भी इसी तरीके से हम अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं और पोजीशन को मैच्योरिटी से पहले या मैच्योरिटी वाले दिन क्लोज करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास 2 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होता है बाय नाउ सेल लेटर, और दूसरा होता है सेल नाउ बाय लेटर। एक खास बात यहां पे देखने की यह है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हमेशा इन टर्म्स ऑफ 100 ये डिफाइन हुए होते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे मेरा इंटरेस्ट रेट है 5%, तो ये डिफाइन होंगे 100 - 5 95 के टर्म्स में, 95 के टर्म्स में। चूंकि ये इस तरह से डिफाइन हुए होते हैं, इसलिए इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो FRA से बिल्कुल वाइसी वर्सा हो जाती है। यानी कि जब यहाँ पे आप बोरो कर रहे थे तो आप बाइंग की तरफ जा रहे थे, डिपॉजिट के वक्त आप सेल करते हुए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको बोरोइंग में रिस्क ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जब यहाँ बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे आ जाता है, इसलिए इस सिनेरियो में जब आप बोरोइंग करते हैं, बोरो करते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन होती है सेल नाउ
बाय लेटर की, और जब आप इसी तरीके से डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के केस में आपके पास सिचुएशन होती है बाय नाउ एंड सेल लेटर की, ठीक है। और इधर भी बिल्कुल सिचुएशन हमारी सिंपल होती है, गेन या लॉस की जो अमाउंट है उसको सेटल कर लिया जाता है, जबकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन यानी कि एक्चुअल डिपॉजिट या बोरोइंग हम स्पॉट मार्केट में करते हैं, ठीक है, स्पॉट मार्केट में करते हैं। ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो यूज किया जाता है या एफआरए को यूज किया जाता है। यहां पर भी आपके पास ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद होते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर अगर देखें तो यहां पे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी कम, बल्कि जो टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है बोरोअर्स ऑप्शन और लेंडर्स ऑप्शन। बोरोअर्स ऑप्शन आपके इंटरेस्ट रेट को टेक्निकली कैप कर देते हैं। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो आपने ऑप्शन में एग्री किया है, अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, मार्केट से लोन लेने पर यहां पर आपका गेन बन जाएगा। और अगर आपका डिपॉजिट का सिनेरियो है तो लेंडर्स ऑप्शन आपके लिए रिलेवेंट होता है। यहां पर मिनिमम इतना तो इंटरेस्ट रेट आपका डिफाइन हो ही जाता है, इसको बेसिकली कहा जाता है फ्लोर। यानी कि अगर मैं डिपॉजिट के केस में हूं, मुझे अमाउंट डिपॉजिट करवाना है, मुझे डर लग रहा है कि जी इंटरेस्ट रेट्स नीचे ना चले जाएं, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे ना चले जाएं, तो मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं जाके लेंडर्स ऑप्शन परचेस कर लेता हूं। इससे मेरा एक मिनिमम रेट अग्री हो जाता है। अगर इससे ज्यादा रेट मिल रहा होगा मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर इससे कम रेट मिल रहा होगा मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। यहां पे अपनी गेन या लॉस की सेटलमेंट करूंगा और एक्चुअल अपने बैंक के पास जाके अमाउंट डिपॉजिट करवाऊंगा। लेकिन ये गेन मुझे फैक्चुअली अपने इंटरेस्ट रेट्स की गिर जाने के रिस्क को हेज करने में मदद करेगा। सही, तो बिल्कुल जिस तरीके से करेंसी ऑप्शंस में कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे बोरोअर्स और लेंडर्स ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस फ्यूचर्स के ऊपर भी होते हैं, वो बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह ही काम करते हैं। फिर हमारे पास अगेन यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप, यहां पे भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर हम बेसिकली फिक्स्ड और वेरिएबल को आपस में स्वैप करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास फिक्स्ड लोन है, मुझे वेरिएबल की जरूरत है, या मेरे पास वेरिएबल है, मुझे फिक्स करवाना है, तो मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको इंटरेस्ट रेट स्वैप कहा जाता है, जहां पे मैं अपने लोन को स्वैप करवा सकता हूं। ठीक है, इसमें आ जाता है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल। अगर मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करूं तो यहां पे मेरे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक सिंपल नॉर्मल जिसको कूपन स्वैप कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिट आर्बिट्राज। कूपन स्वैप में बड़ा ही सिंपल तरीका है, भाई मेरे पास फिक्स्ड है, मुझे वेरिएबल की जरूरत है, बैंक किसी और पार्टी को ढूंढता है जिसके पास वेरिएबल है, उसको फिक्स्ड की जरूरत है, हम दोनों के लोन्स नोशनल अमाउंट के ऊपर एक्सचेंज हो जाते हैं। नोशनल अमाउंट पे एक्सचेंज हो जाते हैं, जो भी टाइमली सेटलमेंट होती है, मिसाल के तौर पे कभी मेरी तरफ से पेएबल बनता है, कभी दूसरी पार्टी की तरफ से पेएबल बनता है, बैंक इज द गारंटर, अगर मेरा अमाउंट बन रहा है मैं रिसीव करूंगा, उनका अमाउंट बन रहा है मैं पे करूंगा और वो रिसीव करेंगे। क्रेडिट आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि दो पार्टीज ऐसा प्लान बनाती हैं फिक्स्ड और वेरिएबल का कि उन दोनों को सेविंग्स आ जाती हैं। ये किस तरीके से, मिसाल के तौर पे